नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा, हिमाचल प्रदेश। आपके समक्ष हिंदी की एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला होगी। इस श्रृंखला में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय के बहुत से प्रश्नों को हल करने में बहुत सुविधा मिलेगी। फिर चाहे वो क्लैरिकल का हो, आपका पुलिस का हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, आपके जीबीटी का हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, कोई भी अन्य परीक्षा हो, जो भी हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करने में आपको इस सीरीज से बहुत सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप अगर ध्यान से इस सीरीज को सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत सुविधा इसमें मिलेगी। इस श्रृंखला में, इस जो श्रृंखला मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इस सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें व्याकरण से लेकर हिंदी साहित्य तक, चाहे वो गद्य, पद्य, कविता हो, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा, जितनी भी विधाएं हैं उन सब को छूने का प्रयास जो है मैं उसमें करूंगा। जितनी भी विधाएं हिंदी की हैं वो इसमें मैं प्रयास जो है करूंगा। खासकर मेरा जो ध्यान रहेगा, फोकस जो रहेगा, वो उसमें स्वर, व्यंजन, सघोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, संधियां, समास, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विराम चिन्ह, रस, अलंकार, छंद, जितने भी ये मुख्य विषय हैं इनके ऊपर मैं प्रकाश इनके ऊपर प्रकाश डालूंगा। तो शुरुआत करेंगे, आज से ही हम शुरुआत करेंगे। तो आप जो है मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ताकि अत्यधिक जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, अत्यधिक जो कि विद्यार्थी हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की लगातार तैयारी कर रहे हैं, और हिंदी विषय एक ऐसा विषय है जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने अन्य विद्यार्थियों के साथ, अन्य ग्रुप्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है इस सीरीज में जुड़ सकें और उनको जो है कुछ फ़ायदा जो है इसका हो। तो मेरा जो प्रयास है वो सफल माना जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुरुआत करते हैं हम वर्णों से, क्योंकि वर्ण जो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी और सूक्ष्म इकाई वर्ण को माना जाता है। जो भाषा की मूल ध्वनियां तथा उनमें उनके जो लिखित चिन्ह होते हैं, भाषा की जो मूल ध्वनियां हैं और उनके जो लिखित चिन्ह होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? जो हमारी मूल ध्वनियां होती हैं और उनके जो लिखित चिन्ह होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं, और वर्ण के खंड नहीं होते, उनके टुकड़े नहीं होते हैं। आगे चलकर वर्णों के टुकड़े जो हैं वो नहीं होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, आ क ख ग, ये इनके जो हैं टुकड़े नहीं होते हैं। जिनके टुकड़े नहीं होंगे उनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है जी। अब वर्ण और अक्षर, कई बार हम वर्ण को अक्षर कह देते हैं और अक्षर को वर्ण कह देते हैं। बहुत सी कंफ्यूजन इसमें हो जाती है कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर जो हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि वर्ण और अक्षर में, वर्ण जो है मूल ध्वनियों के उच्चारित रूप और उनके लिखित चिन्ह होते हैं। वर्ण मूल ध्वनियों के उच्चारित रूप और उनके लिखित चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है? किंतु अक्षर जो है स्वरों और स्वर युक्त व्यंजनों को अक्षर कहते हैं। ठीक है?
मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या होते हैं, मूल ध्वनियों के उच्चारित रूप और उनके लिखित चिन्ह। और अक्षर क्या हुआ, स्वरों और स्वर युक्त व्यंजनों को, स्वर को भी कहा जाएगा और स्वर युक्त व्यंजनों को। तो माने स्वरों को वर्ण भी कहा जाएगा और अक्षर भी कहा जाएगा। उदाहरण समझिए आप, ठीक है। उदाहरण जैसे वर्ण के उदाहरण मैं आपको देता हूं, अ आ आ आ क ख ग घ, ठीक है। अ आ स्वर है, अ आ स्वर है, क ख ग, इसमें से व्यंजनों में से स्वर निकाल दिए गए हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे वर्ण, इनको हम वर्ण कहेंगे। ये है वर्ण, इनको वर्ण कहेंगे, ठीक है। इनको वर्ण कहा जाएगा, अ आ क ख ग, जिनसे स्वर हमने निकाल लिए गए हैं। ये तो हो गया आपका वर्ण। और अक्षर क्या होंगे, अक्षर मैंने कहा स्वरों और स्वर युक्त व्यंजनों को, स्वरों और स्वर युक्त व्यंजन, तो स्वर तो हो गए, स्वरों को भी अक्षर कहा, अ आ ये आपके स्वर हैं। और स्वर युक्त व्यंजनों को जो है वो क्या माना जाएगा, अक्षर माना जाएगा। स्वर युक्त व्यंजन जैसे क ख ग, ठीक है। ये हलंत नहीं होंगे, ये हलंत, जो हलंत नहीं होंगे। हलंत का मतलब है, हलंत का मतलब यहां से हमने स्वर निकाल दिए गए हैं, स्वर यहां से निकाले गए हैं। जब स्वर निकाले गए हैं तो इनको व्यंजन माना, वर्ण माना जाएगा। और इन व्यंजनों में व्यंजन भी है, स्वर भी है, तो इनको अक्षर माना जाएगा। समझा गया आपको, ठीक है। अक्षर क्या होगा, जिनमें स्वर भी होंगे और जिनमें स्वर नहीं होंगे, जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होंगे उनको वर्ण माना जाएगा, और जिनमें स्वर होंगे उनको हम अक्षर मानते हैं, ठीक है। अब स्वर और व्यंजन, ठीक है। वर्ण और अक्षर, सॉरी, वर्ण और अक्षर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है। पुनः बता देता हूं कि वर्ण जो है, जिनमें वर्णों में वो व्यंजन, स्वर तथा वो व्यंजन होते हैं, वो ध्वनियां होती हैं और उनके चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। ध्वनियों के उच्चारित रूप और उनके लिखित चिन्ह जो है, मात्र, उनको हम कहते हैं वर्ण। और जो व्यंजन स्वरों से युक्त होंगे उनको हम कहते हैं अक्षर, ठीक है जी। मैं उदाहरण दे दिया वर्णों का भी, अक्षर का भी। अब स्वर, स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। स्वर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ये आपको मालूम है, ज्यादा इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। ये आपको जानते हैं कि स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो सबसे छोटे स्वर होते हैं उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। 4 प्रकार के ह्रस्व जो है 4 प्रकार के होते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री जो है वो आपके माने जाते हैं ह्रस्व स्वर। प्लुत स्वर आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या माने जाते हैं, प्लुत स्वर। साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिन स्वरों के उच्चारण में, बोलने में बहुत कम समय लगे उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ह्रस्व से दुगना समय लगे उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर ह्रस्व और दीर्घ से स्वरों से तिगुना समय लगे उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसको आप जान चुके हैं, ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत जो कि हम लंबी आवाज जो है देते हैं, जैसे राम, ठीक है। राम, मैं उदाहरण देता हूं, राम, ठीक है। ये आ, ये जो निशानी है, ये जो निशानी लगाते हैं, ये जो लगाते जाते हैं, ये जो निशानी है ये आ की निशानी है, ठीक है। लंबा आ जब हम खींचते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। लंबी आवाज जब हम खींचते हैं उसको हम प्लुत स्वर जो है कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब एक होते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, और एक होते हैं संयुक्त स्वर, जिनका उच्चारण एक ही श्वास में और एक ही स्थान से होता है।
जिनका उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण एक ही श्वास में और एक ही स्थान से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम मूल स्वर जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, री क्या है? मूल स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री जो है हमारे मूल स्वर हैं। और संयुक्त स्वर जिनके उच्चारण में प्रयत्न तो एक ही हो किंतु स्थान जो है एक ही उच्चारण में प्रयत्न, जिनके उच्चारण में प्रयत्न एक ही तरह का प्रयत्न हो, बोलने में हमारे बाघ अवयवों से एक तरह का प्रयत्न किया जाए, परंतु स्थान जिनके दो हो, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ, इनको हम संयुक्त कहते हैं क्योंकि ये संयुक्त हैं। ठीक है ना, इकट्ठे हैं। ए जो बना है अ जमा ई से बना है, अ जमा छोटी ई से आपका बराबर है ए बना है। अ जमा छोटी ई से ए जो है वो बना हुआ है। और ए कहां से बना है? बड़ा आ और ई, बड़ा आ और ई से आपका ए बना हुआ है। ठीक है जी, बड़ा आ और ए से आपका ई बना हुआ है। और ओ बना हुआ है अ जमा ऊ से, अ जमा ऊ से आपका ओ बना हुआ है। और आ जमा बड़ा आ और बड़ा ऊ, ठीक है ना, बड़ा आ जमा बड़ा ऊ से आपका औ बना हुआ है। साधारण साधारण, इससे इनको क्या मानते हैं हम? संयुक्त स्वर। ठीक है ना, मैंने आपका कहा मूल स्वर, मूल स्वर अ, आ, ई और अ, आ, ई, उ, री मूल स्वर होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ ये जो है आपके संयुक्त स्वर होते हैं। क्योंकि संयुक्त स्वर क्योंकि जुड़े हुए होते हैं, ये जो है वो मूल स्वर है। मुख्य रूप से जो मूल स्वर हैं आपके, जो मैंने आपको बताया, और ये संयुक्त हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना, अ, आ, ई, उ, री आपके मूल स्वर हुए और ए, ऐ, ओ, औ आपके संयुक्त स्वर हुए। क्योंकि ए बना अ जमा ई से ए बना है, आ जमा छोटी ई से ऐ बना है, अ जमा ऊ से ओ बना है, और बड़ा आ और जमा बड़ा ऊ से औ बना है। इसको हम इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है जी, उसके बाद तो है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? ना तो उनको व्यंजन में रखा जाता है और ना तो शुद्ध रूप से वो स्वर होते हैं और ना तो शुद्ध रूप से वो व्यंजन होते हैं। उनको हम अयोगवाह जो है वो कहते हैं। ठीक है ना, संयुक्त रूप से ना स्वर होंगे और ना ही व्यंजन, उनको हम अयोगवाह जो है कहते हैं, जो हिंदी में अंग और अह होते हैं। ठीक है ना, अंग और अह जो है वो अंग और आ जो है उनको हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है ना, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह जो है विसर्ग होती है। ठीक है ना, जो बिंदु लगता है ऊपर उनको हम अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह, दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह जो है हमारे अयोगवाह होते हैं और अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह जो है वो विसर्ग मानी जाती है। ठीक है, ये तो थे स्वर। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के ऊपर। तो हिंदी में स्वर जो है 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री। जो स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अंग ए जो इसमें नहीं आएंगे, अंग ए मैंने आपको क्या बताया? अयोगवाह। ठीक है ना, 11 स्वर हैं। लिखूंगा नहीं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, 11 स्वर हो गए। और आपके अंग अह जो है अयोगवाह है और अंग जो है अनुस्वार है, अह जो है आपकी विसर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये हो गए आपके मैंने संयुक्त स्वर आपको बताए, मूल स्वर आपको बताए, अयोगवाह आपको बताए। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के ऊपर। व्यंजनों के अगर हम बात करें, व्यंजनों को हम जो है वो 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में व्यंजनों को बांटा जाता है। पहला होता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 मानी जाती है। क वर्ग, क, ख, ग,
क वर्ग के अंतर्गत आएगा। च छ ज च वर्ग, जो प फ ब भ म वहां तक, क से म तक 25 जो है वो आपके स्पर्श व्यंजन जो है वो माने जाएंगे। और इसमें अड़ और ढ भी मान लेके विद्वान जो है अड़ और ढ जो है ये होते हैं, इनको भी क्या मान लेते हैं हम, व्यंजन मान लेते हैं। अड़ और ढ को भी व्यंजन मान लेते, तो 25 + 2 कितने हो गए आपके 27। वैसे मुख्य रूप से हम 25 ही मानते हैं, परंतु अड़ कुछ विद्वान जो है अड़ और ढ को भी व्यंजन स्पर्श व्यंजन मान लेते हैं। ठीक है ना, स्पर्श मैंने वैसे आपको बताया 25 होते हैं मुख्य रूप से, मूल जो हमारे हिंदी में थे वो 25 थे, परंतु कुछ विद्वानों ने ड और ढ को भी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में जो है वो रख लिया है। वो हो गया आपके व्यंजन, कौन से, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद स्पर्श व्यंजनों के बाद अगर हम बात करें नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, य र ल व, य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन जो है वो मानते हैं। उसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं, श श स और ह, 3 प्रकार के श हमारे। ठीक है, शेर वाला, षटकोण वाला और स, साधारण स और ह, इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उसके बाद होते हैं आगत व्यंजन। आगत जो कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जैसे अरबी फारसी के शब्द होते हैं। ठीक है ना, जैसे जो नीचे बिंदु लगता है जिनके, जैसे ज, फ, ये इनको हम आगत कहते हैं। जो नीचे जो बिंदु लगते हैं ना, ये वाले इनको हम आगत व्यंजन जो है, आगत वर्ण या आगत व्यंजन जो है वो मान लेते हैं। और उसके बाद अंतिम है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जो है, जो वो व्यंजन जो संयोग से बने होते हैं, एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, संयोग से बने होते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसमें आता है क्ष त्र ज्ञ और श्र, क्ष त्र ज्ञ और श्र जो है। ठीक है ना, ये वाला श्र, क्ष त्र ज्ञ तो आपको आ जाता है, और ये वाला श्र, श्रृंगार वाला श्र जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे ये बने हैं, क्ष जो बना है क और षटकोण वाले श से मिलकर बना है, उसके बाद त्र त और र से बना है, और ज्ञ जो है ज जमा अंज से बना है, और श्र जो है श जमा र से बना हुआ है। मैंने आपको 5 बताए। मैंने बताया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये तो हो गए। उसके बाद स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। जो हमारे स्वरतंत्रियां हैं, वाग अंग है हमारे, जो फेफड़ों से लेकर ओंठों तक जो हमारा स्वरतंत्र है, इसमें जो कंपन होती है, जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो कंपन आती है, उसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण जो है, व्यंजनों का वर्गीकरण हमने किया हुआ है। जिस 2 है जो कि है सघोष और अघोष। ठीक है ना, स्वरतंत्रियों में जब कंपन नहीं होता है तो उनको अघोष कहा जाता है। जिन व्यंजनों का या जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में हमारी स्वर तंत्रियां जो हैं, स्वर अंग जो है, वाग अंग, स्वर तंत्रियां, उनमें कंपन जो है नहीं होगी, उनको हम अघोष कहते हैं। ठीक है ना, अगर साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा श श स, तीनों प्रकार के स जो है वो अघोष हैं। याद रखना आपने, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा 3 प्रकार के श जो हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और दूसरा हुआ सघोष। ठीक है ना, एक हुआ अघोष। अघोष मैंने क्या बताया आपको, प्रत्येक वर्ग का, जैसे प्रत्येक वर्ग क वर्ग, क ख ग घ, ये क वर्ग आया, तो पहला और दूसरा क और ख के आया आपके अघोष आए। ठीक है ना, क ख अघोष आएगा प्रत्येक वर्ग का। फिर उसके बाद च छ ज झ, तो च और छ जो है आपके अघोष, क्योंकि पहला और दूसरा आएगा। च पहला है, छ दूसरा है, पहला और दूसरा वर्ण जो है वो आपका अघोष गिना जाएगा। उसके बाद 3 प्रकार के स जो है, श श और स, ये जो है आपके अघोष गिने जाएंगे। और सघोष कौन होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण करने में हमारी स्वरतंत्रियां जो है उनमें कंपन पैदा होती है। एक में कंपन नहीं होता है, अघोष में कंपन नहीं होता है, और सघोष में कंपन होता है, तो उनको हम सघोष, जिनमें कंपन होगा उसको हम सघोष कहेंगे। अगर साधारण शब्दों में कहूं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा
और य र ल व और ह, ठीक है ना, य र ल व और ह, तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला और दूसरा आ गया आपका अघोष, और दूसरा पहला और दूसरा आ गया अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, तथा आपका य र ल व और ह जो है ये आपका सघोष के अंतर्गत में आ गया। ठीक है, मैंने दो बताया आपको, प्राणत्व के स्वरतंत्रियों के आधार पर मैंने बताया सघोष और अघोष। याद रखना आपने, सघोष जो है वो तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व और ह सघोष, और अघोष पहला और दूसरा तथा 3 प्रकार के स जो है वो सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है जी, ये होगा सघोष और अघोष, पूछे जाते हैं बहुत बार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं प्राणत्व के आधार पर, प्राणवायु, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो है हमारे फेफड़ों के अंतर्गत अंदर जाती है और स्वर तंत्रियों से टकराते हुए वो बाहर निकल जाती है, उसको हम, तो प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना, जिनके उच्चारण में फेफड़ों में जो फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलेगी उसको हम अल्प प्राण कहेंगे, और अत्यधिक वायु बाहर निकलेगी, ज्यादा निकलेगी तो महा। अल्प मतलब थोड़ी और महा मतलब ज्यादा। अल्प प्राण, जब थोड़ी वायु हमारे फेफड़ों के से बाहर निकलेगी उसको अल्प प्राण कहेंगे, और ज्यादा वायु निकलेगी उसको महाप्राण कहेंगे। तो अल्प प्राण जो है, अगर साधारण शब्दों में कहूं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ कौन बताया मैंने आपको, य र ल व, य र ल व अंतस्थ, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन जो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है ना, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला क, जैसे क वर्ग आएगा, प्रत्येक वर्ग का क वर्ग में आ गया क ख ग घ ग, ये क वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो क, ठीक है ना, अगर मैं बताऊं क ख ग घ, क ख ग घ अंग, ठीक है, प्रत्येक 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या आएगा, अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण आएगा। ठीक है ना, जैसे क वर्ग का पहला आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, चौथा नहीं आएगा, पांचवा आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण आता है। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। और महाप्राण क्या होता है, अब कौन कौन बचे, दूसरा और चौथा बचा, पहला, तीसरा और पांचवा तो अल्प प्राण में आ गया, दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होता है, साधारण है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है, और ऊष्म कौन बताए थे मैंने आपको, श श श ह, 3 स और ह, ये आपके ऊष्म जो है, ऊष्म के अंतर्गत जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो है, साधारण शब्दों में कहूं तो वो महाप्राण गिना जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्राणत्व के आधार पर मैंने आपको बताए। ठीक है, वर्णमाला में आज जो मैंने आपको बताया, इसमें वर्ण, स्वर, व्यंजन, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, व्यंजनों के बारे में मैंने आपको, व्यंजन कौन कौन से, उसके बाद मैंने अयोगवाह आपको बताए, व्यंजनों में मैं आपको बताया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त व्यंजन, उसके बाद स्वरतंत्रियों के आधार पर मैंने अघोष बताया, सघोष बताया, उसके बाद महाप्राण और अल्प प्राण मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको जो है मैं संधियों पर आऊंगा। अगली जो वीडियो है बहुत जल्द अगली वीडियो मेरी आएगी, तुरंत ही, कल ही। तो अगली वीडियो में मैं आपको संधियां बताऊंगा, जो कि बहुत जरूरी हैं, संधियां जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूछी जाती हैं। संधियां 3 प्रकार की हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उनको मैं विस्तार से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी संधियां जो हैं वो ना भूलें। अभी आज मैंने आपको वर्ण व्यवस्था जो थी, जो वर्णमाला है, ठीक है ना, हिंदी की वर्ण व्यवस्था जो है वो मैंने वर्णमाला आपको बताई, जिसमें व्यंजन और स्वर, उनका वर्गीकरण आपको बताया। ठीक है, आप जो हैं मेरी इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अत्यधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि अत्यधिक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा जो है वो मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।